हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम हॉर्मोन्स के बारे में जानेंगे। जब हम ग्लैंड्स की बात कर रहे थे तब मैंने बताया था कि ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। एक तो बहिस्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। और ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सिक्रेशन, जो केमिकल मैसेंजर मुक्त करने वाली जो सेल्स होती है उनके द्वारा जो सिक्रेशन होता है, उनके एक्शन के आधार पर हम टाइप्स ऑफ सिक्रेशन यानी सिक्रेशन के प्रकार, श्रवण के प्रकार की हम बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ सिक्रेशन। पहला है ऑटोक्राइन सिक्रेशन, दूसरा पैराक्राइन सिक्रेशन और तीसरा एंडोक्राइन सिक्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोक्राइन सिक्रेशन की। ऑटोक्राइन सिक्रेशन में ऐसा होता है कि जो रासायनिक संदेशवाहक मुक्त करने वाली कोशिका होती है वो केमिकल मैसेंजर यानी रासायनिक संदेशवाहक को अपने सरफेस में से मुक्त कर देती है और वो रासायनिक संदेशवाहक केमिकल मैसेंजर पुनः उसी कोशिका पर स्थित अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, उसके साथ अटैच होता है और अपना कार्य करता है। उसका कार्य क्या होता है कि उस कोशिका में उस रासायनिक संदेश वाहक के अनुरूप ही पुनः चेंज लाना। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोशिका ऐसा संदेशवाहक मुक्त कर रही है जिसका कार्य होता है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाना, तो ऑटोक्राइन सिक्रेशन में उसी कोशिका के रिसेप्टर से वो संदेशवाहक बाइंड होगा और उस कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। दूसरा प्रकार है सिक्रेशन का, वो है पैराक्राइन सिक्रेशन। पैराक्राइन प्रकार के सिक्रेशन में ऐसा होता है कि कोशिकाएं रासायनिक संदेशवाहकों को मुक्त करती है और मुक्त होने के पश्चात ये केमिकल मैसेंजर या रासायनिक संदेशवाहक अपने आसपास स्थित अन्य कोशिकाओं के अपने रिसेप्टर से बाइंड होंगे और उन कोशिकाओं में वांछित परिवर्तन लाएंगे। अर्थात पैराक्राइन सिक्रेशन में जो रासायनिक संदेशवाहक होता है उसकी टारगेट कोशिकाएं आसपास ही स्थित होती है उस कोशिका से जिससे कि ये मुक्त होते हैं। तीसरा प्रकार है एंडोक्राइन प्रकार का सिक्रेशन, जिसकी हमने बात की थी। एंडोक्राइन प्रकार के सिक्रेशन में ये होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कुछ रासायनिक संदेशवाहकों को मुक्त करती है जिनको कि हार्मोन कहा जाता है, और ये मुक्त करने के बाद ये रासायनिक संदेशवाहक रक्त में पहुंचते हैं और रक्त परिसंचरण द्वारा ये अपनी लक्ष्य कोशिकाओं या टारगेट सेल्स या टारगेट ऑर्गन्स या टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं और वहाँ पर अपने रिसेप्टर से, अपने ग्राही से बाइंड होके वांछित परिवर्तन लाते हैं। तो ये तो तीन प्रकार थे सिक्रेशन के यानी श्रवण के प्रकार, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। उसके बाद हम जो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं उनकी हम बात करें तो हॉर्मोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीन प्रकार के संदेशवाहक होते हैं। एक तो हार्मोन खुद, देन न्यूरो हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर। हार्मोन्स के बारे में तो अभी हमने बात की कि हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा मुक्त किए जाते हैं, रक्त में पहुंचते हैं और रक्त में सर्कुलेशन द्वारा अपनी लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और लक्ष्य कोशिकाओं पर अपने जो ग्राही होते हैं उनसे बाइंड होके उन कोशिकाओं में वांछित परिवर्तन लाते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं से, यानी इनको मुक्त करने वाली कोशिकाएं मेनली तंत्रिका प्रकार की होती है जिनमें कि स्रावी गुण आ जाते हैं, सिक्रेटरी प्रॉपर्टीज आ जाती है। उन तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं से ये मुक्त होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं न्यूरो हार्मोन।
ये यहाँ से मुक्त होने के पश्चात रक्त में पहुँचते हैं हार्मोन का समानी, और रक्त में एक बार पहुँचने के बाद सर्कुलेशन द्वारा ये लक्ष्य कोशिकाओं या लक्ष्य ऊतकों तक पहुँचाए जाते हैं, जहाँ की ये वांछित परिवर्तन लाते हैं। जैसे आगे हम इसके एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे, ऑक्सीटोसिन वो तंत्रिका स्रावी कोशिका द्वारा ही मुक्त किया जाता है। फिर एक और प्रकार है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, मुक्त होते हैं तंत्रिकाओं द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा। न्यूरॉन्स के द्वारा ये मुक्त किए जाते हैं और ये कम्युनिकेट करते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन से, यानी एक बार ये मुक्त होने के बाद अगले न्यूरॉन के से ये कम्युनिकेट करेंगे। इसका एग्जाम्पल है एसिटिलकोलिन। तो इस प्रकार 3 प्रकार के ये केमिकल मैसेंजर की हमने बात की, हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? हमने ग्लैंड्स के टाइम देखा कि ग्लैंड्स 2 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और बहिःस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइनोलॉजी एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना, उसके कार्यों और उनके द्वारा मुक्त किए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, यानी एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहा जाता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जब हमने जाना तो पता चला कि ये हार्मोन्स को मुक्त करते हैं। तो हार्मोन्स क्या है? ये हार्मोन्स जो टर्म है, ये शब्द सबसे पहले 1904 में विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने दिया था। हार्मोन्स वह रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, और यहाँ से ये रक्त में मुक्त किए जाते हैं। रक्त में मुक्त करने के बाद ये अपने टारगेट सेल्स या टारगेट ऊतकों तक पहुँचते हैं। अब ये हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से तो सीक्रेट होते हैं, इनका केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति और उनके गुण क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो ये हार्मोन्स बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स द्वारा जो परिवर्तन किए जाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। बहुत कम मात्रा में हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और मुक्त किए जाते हैं, उसके पश्चात भी ये अपना जो वांछित परिवर्तन है वो लाते हैं। दूसरा कि ये हार्मोन्स डक्टलेस ग्लैंड द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं। ग्लैंड डक्टलेस होगी, जिनमें वाहिका नहीं होगी, तो सीधी सी बात है कि वो हार्मोन मुक्त होंगे ब्लड में, रक्त में मुक्त होंगे, और रक्त में मुक्त होने के बाद ही अपनी जो वांछित कोशिकाएं हैं, टारगेट सेल्स है, लक्ष्य कोशिकाएं हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर हम इसका केमिकल नेचर की बात करें तो जो हार्मोन्स होते हैं वो या तो प्रोटीन्स होते हैं, या छोटे पेप्टाइड्स होते हैं, या एकल अमीनो एसिड के व्युत्पन्न होते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं, या फिर ये स्टेरॉयड होते हैं। फॉर एग्जांपल लिंग हार्मोन, ये स्टेरॉयड्स होते हैं। फिर ये मुक्त किए जाते हैं शरीर में आवश्यकता के अनुरूप, यानी जब जैविक आवश्यकता होगी तभी हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा मुक्त किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हर समय हार्मोन्स प्रोड्यूस करती रहेगी, ये तभी रिलीज करेगी जबकि शरीर को जैविक आवश्यकता होगी इसकी। और अधिकांश जो हार्मोन्स होते हैं उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कम होता है। यही वजह है कि ये कोशिका कला के आर पार डिफ्यूज हो जाते हैं इजीली। एक उनका गुण होता है कि ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं, यानी ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को इंड्यूस नहीं करते हैं। फिर इनका एक और गुण होता है कि ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं दर्शाते हैं। क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब ये है कि एक बार जब हार्मोन मुक्त हो जाता है तो अपना ये कार्य करने के बाद ये या तो निष्क्रिय हो जाता है या उसको नष्ट कर दिया जाता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम शरीर को जैविक आवश्यकता होगी, बायोलॉजिकल नीड होगी,
तभी हार्मोन मुक्त होगा। और ये हार्मोन ऐसा नहीं है कि जो पहले से मुक्त हुआ हार्मोन उसके साथ मिलकर अपनी प्रतिक्रिया को बढ़ाएगा, अपने एक्शन को बढ़ाएगा। नहीं, ये नए सिरे से अपना एक्शन करेगा। पहले वाला जो हार्मोन है वो अपना एक्शन करता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है या फिर निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट कि अधिकांश जो हार्मोन्स है उनकी रासायनिक जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो ज्ञात किया जा चुका है। और उनमें से कई हार्मोन्स है जिनका लेबोरेटरी में प्रोडक्शन किया जा रहा है, और जहाँ मेडिसिन के रूप में जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उनको यूज किया जाता है। हार्मोन्स के रासायनिक प्रकृति के बारे में हमने जाना। उसके बाद प्रश्न उठता है कि आखिर हार्मोन कार्य क्या करते हैं, शरीर में ये क्या कार्य करते हैं। तो शरीर में इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है होमियोस्टेसिस बनाए रखना, यानी सम स्थिति बनाए रखना। ये जो होमियोस्टेसिस टर्म है ये वॉल्टर कैनन ने 1920 में दी थी। ये होमियोस्टेसिस क्या होती है, समस्थिति क्या होती है, इसको हम समझे कि हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, ये अलग अलग प्रकार के कार्य करती है। और इनको कार्य करने के लिए हर प्रकार की कोशिकाओं को एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। वो एनवायरनमेंट उनका चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट हो, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह हो, चाहे वो केमिकल एनवायरनमेंट हो, उसकी पीएच हो, या उसकी अन्य कुछ पदार्थों की सांद्रता हो उस एनवायरनमेंट में, तो उसकी एक नैरो रेंज होती है, सीमित परास होती है, उसी में ही ये कोशिकाएं अपना बेस्ट कार्य कर पाती है। अगर कोशिकाओं के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाते हैं तो कोशिकाएं अपना कार्य सामान्य रूप से नहीं कर पाती है और उसका जीवित रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने का कार्य करते हैं एक तो न्यूरल मैकेनिज्म द्वारा, न्यूरल कंट्रोल, और दूसरा हार्मोनल मैकेनिज्म द्वारा। तो प्रिंसिपल रोल ऑफ हार्मोन इन द बॉडी इज टू मेंटेन कांस्टेंट विद इन नैरो रेंज द कैरेक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी। जैसा अभी मैंने बताया कि जो हार्मोन्स का मेन कार्य होता है वो कोशिकाओं के आसपास जो एनवायरनमेंट होता है उसका जो करेक्टर है, उसका लक्षण को एक नैरो रेंज में बनाए रखना, चाहे वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे केमिकल नेचर हो उस एनवायरनमेंट का, उसको ये कॉन्स्टेंट रखने का कार्य करते हैं ताकि कोशिकाएं शरीर में सामान्य कार्य कर सकें। इस प्रकार हमने देखा कि हार्मोन्स केमिकली प्रोटीन होते हैं या एमिनो एसिड के बने होते हैं या स्टेरॉइड होते हैं, और इनका सिक्रेशन होता है वो बायोलॉजिकल नीड के अकॉर्डिंग होता है, और ये शरीर में समस्थिति यानी होमियोस्टेसिस बनाए रखने का कार्य करते हैं। थैंक यू।